हेलो एवरीवन, आज हम लिक्विड स्टेट का लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है थ्योरीज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड्स, अर्थात द्रवों की संरचना को समझाने के लिए दिए गए सिद्धांत। द्रवों की संरचना को समझाने के लिए विभिन्न सिद्धांत दिए गए। सर्वप्रथम जो सिद्धांत दिया गया उस सिद्धांत को हम कहते हैं द्रव गैस का विस्तारित रूप, अर्थात वह सिद्धांत जो कि लिक्विड्स को गैस के विस्तारित रूप यानी गैस के एक्सटेंशन के रूप में समझती है। यह थ्योरी लिक्विड्स को गैस के एक्सटेंशन यानी गैस का ही एक विस्तारित रूप समझती है। जब किसी भी द्रव को हम पात्र में रखते हैं यानी किसी वेसल में रखते हैं द्रव को, तो पात्र में जब रखेंगे तो पात्र की जो दीवारें हैं अर्थात उस वेसल की जो वॉल्स हैं वो उस द्रव पर इस प्रकार से प्रेशर डालती हैं कि उनका परिणामी दाब यानी रिजल्टिंग प्रेशर जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है। तो हम ये कहते हैं कि जब किसी भी द्रव को हम किसी भी पात्र में डालते हैं तो पात्र की दीवारें उस द्रव पर इस तरह से प्रेशर इन्फोर्स करती हैं या प्रेशर को एक्सर्ट करती हैं, प्रेशर डालती हैं कि उस द्रव का पे जो रिजल्टिंग प्रेशर है वह रिजल्टिंग प्रेशर कितना हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। और इस प्रकार द्रव का केवल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ही होता है, द्रव का केवल एक द्रव स्थैतिक दाब ही होता है। और यही कारण है कि स्थिर द्रव में, किसी भी स्टेगनेंट लिक्विड में किसी बिंदु पर कोई भी बिना छेड़ा हुआ द्रव जो कि स्थिर है, किसी भी तरह की उसमें मूवमेंट नहीं हो रही है, तरंगें उत्पन्न नहीं हो रही हैं, तो किसी भी स्थिर द्रव में किसी भी बिंदु पर प्रत्येक दिशा से लगने वाला दाब क्या होगा, समान होगा और रिजल्टिंग प्रेशर ज़ीरो हो जाता है। और यही गुण गैसों में भी पाया जाता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो द्रव हैं वो गैसों के समान ही है, अर्थात द्रव को गैसों का ही एक विस्तारित रूप एक्सटेंडेड फॉर्म हम मानते हैं। तो इसका रिजल्ट इस थ्योरी का मेन बेसिक यही है कि द्रव पे उसकी दीवारों द्वारा लगाया गया जो प्रेशर है वह प्रेशर रिजल्टिंग प्रेशर नेट प्रेशर जो होता है वो ज़ीरो होता है, जिसे हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। और इसलिए और यही जो गुण हैं, यही प्रॉपर्टी गैसेस भी शो करती हैं। इसलिए हम ये मानते हैं कि द्रव जो हैं वो गैसों के समान हैं। तो यह हुई फर्स्ट थ्योरी। दूसरी थ्योरी जो है वह थ्योरी है बर्नेल-स्कॉट थ्योरी। बर्नेल-स्कॉट थ्योरी क्या है? बर्नेल और स्कॉट ने एक सिद्धांत दिया। यह सिद्धांत द्रव के अणुओं के अव्यवस्थित संकुलन यानी इन अनअरेंज्ड पैकिंग या जिसे हम कहते हैं रैंडम पैकिंग। बर्नेल-स्कॉट ने क्या सिद्धांत दिया? यह सिद्धांत बर्नेल-स्कॉट ने बताया कि कोई भी जो द्रव है उसके अणुओं में रैंडम पैकिंग होती है। रैंडम पैकिंग यानी अव्यवस्थित संकुलन होता है। सॉलिड्स में पैकिंग जो होती है वह रैंडम नहीं होके अरेंज्ड पैकिंग होती है, ठीक है, क्लोज्ड पैकिंग होती है। और जबकि द्रवों के अणुओं में कैसी पैकिंग होती है? रैंडम पैकिंग होती है, अव्यवस्थित संकुलन होता है। बर्नेल ने द्रवों की ठोस अवस्था अथवा गैस अवस्था से तुलना नहीं की, परंतु उन्होंने द्रवों को मात्र अणुओं का एक रैंडम पैक ही माना, अव्यवस्थित समूह माना। बर्नेल ने क्या किया? बर्नेल ने कहा द्रव ना तो ठोस की तरह हैं ना ही गैस की तरह हैं, बल्कि द्रव जो हैं वह अणुओं का एकमात्र अव्यवस्थित समूह है, अर्थात रैंडम पैक है। परंतु पैक माना, परंतु इसमें ये जो रैंडम पैक है यानी अव्यवस्थित समूह है, इसमें अणु जो हैं अव्यवस्थित तो हैं परंतु फिर भी जो हैं अणु अपेक्षाकृत पास पास उपस्थित होते हैं। तो बर्नेल ने ये कहा कि जो द्रव के अणु हैं वह अव्यवस्थित अणुओं का एक अव्यवस्थित समूह है। और यह अव्यवस्थित समूह जो है इसमें अव्यवस्था तो है परंतु फिर भी द्रव के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो गैसों के मॉलिक्यूल्स की तुलना में ज़्यादा पास पास स्थित हैं। इन्होंने ये कहा कि द्रव में शॉर्ट रेंज ऑर्डर और लॉन्ग रेंज डिसऑर्डर पाया जाता है। बर्नेल ने ये भी कहा कि द्रवों में तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर यानी व्यवस्था होती है द्रवों में, परंतु व्यवस्था बहुत
कम दूरी तक के लिए होती है, जिसे हम शॉर्ट रेंज कहते हैं। और लॉन्ग रेंज डिसऑर्डर, और बहुत दूरी की बात करें, बहुत लंबी दूरी तक की बात करें तो बहुत लंबे एरिया में इनमें डिसऑर्डर पाया जाता है, ऑर्डर नहीं पाया जाता। ऑर्डर केवल शॉर्ट रेंज में पाया जाता है, यानी कम दूरियों में पाया जाता है, और डिसऑर्डर लंबी दूरी तक अगर हम इसकी संरचना की व्यवस्था देखें तो लॉन्ग रेंज डिसऑर्डर यानी लंबी दूरी तक इनमें डिसऑर्डर पाया जाता है। यानी यह जो अरेंजमेंट है ये बहुत दूरी तक नहीं पाया जाकर थोड़ी थोड़ी सी दूरी में आस पास के अणुओं में थोड़ा ऑर्डर पाया जाता है, और दूर स्थित अणुओं की बात करें तो दूर स्थित अणुओं में डिसऑर्डर पाया जाता है। तो इस प्रकार के ऑर्डर को हम शॉर्ट रेंज ऑर्डर और लॉन्ग रेंज डिसऑर्डर कहते हैं। और द्रव के अणु पॉलीहेड्रा आकृति बनाते हैं, अनियमित पॉलीहेड्रन, यानी रेगुलर पॉलीहेड्रा आकृति ने बनाकर अनियमित पॉलीहेड्रन यानी अनियमित बहुफलकीय आकृति बनाते हैं। और इन बहुफलकीय आकृतियों में सामान्यतया किस तरह की पैकिंग होती है? यह इस तरह की पैकिंग होती है कि इनमें जो प्लेन्स होती हैं, संकुलों की जो तलों की संख्या है वह तलों की संख्या लगभग 13 तथा तल की आकृति जो है वो लगभग पंचभुजीय यानी पेंटागोनल होती है। और इस प्रकार यह क्लोज पैकिंग तो प्रदर्शित करती है, क्योंकि जो आकृति है यह कैसी होती है, यह यहाँ पेंटागोनल होती है, ये आकृति पेंटागोनल होती है। तो इस प्रकार ये हम कहते हैं ये पेंटागोनल आकृति है, ठीक है, यह पेंटागोनल आकृति है। तो हम ये कहते हैं कि ये क्लोज पैकिंग तो प्रदर्शित करती हैं परंतु पंचभुजीय होती हैं। और यह पैकिंग जो होती है ये थोड़ी लूज होती है। देखिए सॉलिड्स में जो पैकिंग होती है यह पैकिंग थोड़ी पैक्ड होती है, यानी टाइट पैकिंग होती है। सॉलिड्स की जो पैकिंग होती है यह टाइट होती है, जबकि लिक्विड्स में जो पैकिंग है यह थोड़ी लूज टाइप की होती है और पंचभुजीय यानी पेंटागोनल होती है। जबकि सॉलिड्स में जो पैकिंग होती है वो ज़्यादातर सॉलिड्स में हेक्सागोनल पैकिंग होती है, अणु परस्पर पास पास स्थित होते हैं, यानी टाइट पैकिंग होती है, लूज पैकिंग नहीं होती है। जबकि लिक्विड्स में यह माना जाता है कि यह जो पैकिंग है यह लूज होती है, ठीक है। तो हमने यह देखा कि जो लिक्विड्स हैं, लिक्विड्स के लिए बर्नल ने क्या कहा? बर्नल ने लिक्विड्स के लिए एक थ्योरी दी जिसे कि बर्नल स्कॉट थ्योरी कहते हैं। और बर्नल स्कॉट थ्योरी क्या थी? बर्नल ने बताया कि जो लिक्विड्स होते हैं उनमें रैंडम पैकिंग होती है। उनकी ना तो इन्होंने सॉलिड्स से तुलना की ना ही लिक्विड्स से की, उन्होंने कहा लिक्विड्स में रैंडम पैकिंग होती है। और रैंडम पैकिंग जो होती है इसमें जो अणु हैं यह लगभग अव्यवस्थित तो होते हैं परंतु ये थोड़े पास पास उपस्थित होते हैं। और पास पास उपस्थित होने के कारण कम दूरी की किसी एक अणु की अगर हम स्टडी करें तो उस अणु के आसपास के जो अणु हैं उनमें तो ऑर्डर पाया जाता है। और इस ऑर्डर को हम क्या कहते हैं? शॉर्ट रेंज ऑर्डर। यानी उस स्टडी जिस अणु की हम स्टडी कर रहे हैं उस स्टडी के आसपास तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर यानी कुछ व्यवस्था इसमें पाई जाती है, अणुओं की अरेंजमेंट पाई जाती है। परंतु यदि उस अणु से थोड़ी ज़्यादा दूरी की बात करें, उस अणु से थोड़ी दूर स्थित अणुओं की बात करें तो यहाँ इसमें लॉन्ग रेंज डिसऑर्डर पाया जाता है। यानी लंबी दूरी तक अगर हम लंबे क्षेत्रफल या लंबे एरिया की बात करें, बड़े एरिया की बात करें तो उस अणु से ज़्यादा दूर जो होता है वो डिसऑर्डर ही पाया जाता है और कम दूरी यानी पास में शॉर्ट रेंज ऑर्डर पाया जाता है। तो इस प्रकार हमने कहा कि जो द्रव के अणु हैं वह इर्रेगुलर पॉलीहेड्रल आकृति बनाते हैं। और जिसको हमने नेक्स्ट पेज में देखा था कि किस तरह की इर्रेगुलर पॉलीहेड्रल आकृति है, यह हमने यहाँ देखा कि इसमें जो प्लेन्स होते हैं ये 13 प्लेन्स होते हैं और पेंटागोनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये पेंटागोनल स्ट्रक्चर जो होती है ये लूज होती है। पेंटागोनल स्ट्रक्चर क्या है? यह लूज स्ट्रक्चर होती है। और पेंटागोनल स्ट्रक्चर यहाँ लूज पैकिंग के रूप में होती है, जबकि यहाँ जो हेक्सागोनल सॉलिड्स जो होते हैं ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाते हैं और यह टाइटली पैक्ड होती है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इनकी टाइटली पैक्ड होती है। तो इस प्रकार से बर्नल और स्कॉट ने यह थ्योरी दी। नेक्स्ट थ्योरी जो थी वह नेक्स्ट थ्योरी द्रवों की संरचना के बारे में नेक्स्ट सिद्धांत, अगला सिद्धांत, थर्ड सिद्धांत आयरिंग ने दिया, आयरिंग नामक साइंटिस्ट ने दिया। और यह थ्योरी जो है यह थ्योरी सबसे सही थ्योरी मानी गई। और आयरिंग ने क्या कहा? आयरिंग नामक साइंटिस्ट ने लिक्विड्स के बारे में क्या थ्योरी दी? उन्होंने कहा कि जब किसी भी ठोस को, जब किसी भी सॉलिड को जब लिक्विड में हम चेंज करते हैं, जब किसी भी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करेंगे तो पता है कि हमें क्या होगा? वॉल्यूम
में चेंज आएगा, यानी ठोस का जो आयतन है ये बढ़ेगा, यानी द्रव में जब ये चेंज हो जाएगा तो आयतन में परिवर्तन आएगा, आयतन में वृद्धि होगी, वॉल्यूम में इंक्रीज होगी। और जनरली वॉल्यूम में कितना इंक्रीज होता है? 10% की वृद्धि होती है। तो जब किसी भी ठोस को हम जब द्रव में परिवर्तित करते हैं तो आयतन में लगभग 10% की वृद्धि होती है। और यह जो वृद्धि है ये इस आयतन में वृद्धि के कारण अणुओं के मध्य में दूरी भी बढ़ जाती है, यानी ठोस में जो अणुओं की दूरी थी, अणुओं के मध्य में दूरी थी, वह दूरी ठोसों की तुलना में द्रवों में अणुओं के मध्य की दूरी बढ़ जाती है। और यह दूरी जो होती है, यह दूरी लगभग, जिसे कि हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग कहते हैं, अर्थात अंतराण्विक दूरी कहते हैं, यह अंतराण्विक दूरी में लगभग 3% यानी 3% की वृद्धि या इंक्रीज पाई जाती है ना। तो जब सॉलिड्स को हमने लिक्विड्स में चेंज किया तो लिक्विड्स के वॉल्यूम में लगभग 10% की वृद्धि हो जाती है, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग यानी अंतराण्विक दूरी में लगभग 3% का इंक्रीज हो जाता है। और संपूर्ण आयतन में द्रव के अणु होते हैं, परंतु यह मान सकते हैं कि 3% इंक्रीज का मतलब क्या हुआ कि जो जितना भी आयतन है द्रव के द्वारा घिरा हुआ, उस संपूर्ण आयतन में द्रव के अणु होते हैं, परंतु उस कुल आयतन के लगभग 3% आयतन में द्रव के अणु नहीं होते हैं, यानी यह वेकेंट होते हैं। यह स्थान जो होते हैं रिक्त होते हैं, जहाँ 3% एरिया में या 3% स्थान में द्रव के अणु नहीं पाए जाते हैं, उन स्थानों को वेकेंट स्पेस कहा जाता है, अर्थात रिक्त स्पेस कहा जाता है, जहाँ अणु उपस्थित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार आयरिंग ने वेकेंट स्पेसेस के बारे में बताया कि द्रव के अणुओं में लगभग 3% स्थान, 3% वॉल्यूम, इतना 3% वॉल्यूम में अणु जो होते हैं द्रव के अणु उपस्थित नहीं होते हैं, और इन वेकेंट स्पेसेस को इन्होंने वॉइड्स बोला या वेकेंट स्पेसेस बोला। आयरिंग ने 1933 में इन रिक्त स्थानों को फ्री वॉल्यूम भी कहा। क्या कहा? या तो वेकेंट स्पेसेस कहा, या फ्री वॉल्यूम कहा, या मुक्त आयतन जिसे हम कहते हैं, जिसे कि वॉइड्स भी कहते हैं, रिक्तिका भी कहते हैं। तो 1933 में आयरिंग ने यह बताया कि ये जो फ्री स्पेसेस थे, वेकेंट स्पेसेस थे, यानी रिक्त स्थान थे, इनको इन्होंने फ्री वॉल्यूम या मुक्त आयतन कहा, जिन्हें कि हम वॉइड्स भी कहते हैं। और यह रिक्त स्थान मॉलिक्यूलर साइज के होते हैं। रिक्त स्थान कितने बड़े होते हैं? इनका साइज मॉलिक्यूलर साइज यानी मॉलिक्यूल्स के साइज के बराबर होता है, तथा पूरे द्रव में अव्यवस्थित रूप से यानी रैंडम रूप से ये बिखरे हुए होते हैं। संपूर्ण द्रव में रैंडम रूप से ये वेकेंट स्पेसेस जो होते हैं ये बिखरे हुए होते हैं, मॉलिक्यूलर साइज के होते हैं। और इन वेकेंट स्पेसेस के निकट, इनके पास में मॉलिक्यूल्स की अधिकतम अव्यवस्था यानी अधिकतम डिसऑर्डर पाया जाता है ना। वेकेंट स्पेस के आसपास मॉलिक्यूल्स की अधिकतम डिसऑर्डर, अधिकतम अव्यवस्था पाई जाती है, जबकि अन्य अणुओं में व्यवस्थित संरचना यानी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट यानी ठोसों के समान गुण पाए जाते हैं। तो आयरिंग ने बताया कि ये जो वेकेंट स्पेसेस हैं, इनके आसपास द्रवों की जो स्ट्रक्चर है वो गैसों के समान होती है, यानी अधिकतर डिसऑर्डर इसमें पाया जाता है। और जबकि अन्य अणुओं में जो है यानी वेकेंट स्पेसेस से जो दूर स्थित अणु हैं, उन अणुओं में ऑर्डर्ड मैनेजमेंट पाया जाता है, यानी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट पाया जाता है, और जो कि किसको प्रदर्शित करता है? जो सॉलिड्स के समान प्रॉपर्टी को प्रदर्शित करता है। तो यह जो थ्योरी थी, यह थ्योरी आयरिंग ने दी। और तो इस प्रकार से आयरिंग ने यह बताया कि द्रव के अणुओं के मध्य रिक्त स्थान होता है, जिसे हम फ्री वॉल्यूम कहते हैं, और द्रव जो होता है सामान्य ताप और दाब पर द्रव का यानी लिक्विड का टोटल आयतन का लगभग 3% आयतन जो होता है, 3% वॉल्यूम जो होता है, यह फ्री वॉल्यूम होता है, मुक्त आयतन होता है। और इस फ्री वॉल्यूम जो है, यह लिक्विड स्टेट में मुक्त आयतन, जो ये फ्री वॉल्यूम जो होता है, मुक्त आयतन वाला स्थान होता है, यह अनियमित रूप से यानी रैंडमली द्रव में वितरित होते हैं, रैंडमली यानी अनियमित रूप से वितरित होते हैं। और इसके आसपास मतलब फ्री वॉल्यूम के आसपास का स्पेस है, इसमें अणु जो होते हैं, वह अणु जो होते हैं, इनका मुक्त आयतन के समीप अणु गैस की भांति व्यवहार करते हैं। और इस प्रकार हम ये कहते हैं कि वाष्प का घनत्व यानी इन अणुओं की इस जो सब्सटेंस है, इसकी वेपर स्टेट का घनत्व द्रव की तुलना में कम होता है, क्योंकि यहाँ जो अणु होते हैं वो कम होते हैं और गैसों की तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं।
और यदि द्रव अवस्था, फिर आयरिंग ने क्या बताया कि यदि द्रव अवस्था एवं ठोस अवस्था के मोलर वॉल्यूम्स क्रमशः VL और VS हों। आयरिंग ने बताया कि यदि द्रव अवस्था का मोलर आयतन VL हो तथा ठोस अवस्था का मोलर आयतन क्या हो, VS हो। द्रव अवस्था का मोलर आयतन VL हो तथा ठोस अवस्था का मोलर आयतन यदि VS हो तो गैस के समान जो बिहेवियर शो कर रहे हैं उन अणुओं का फ्रैक्शन कितना होगा, उन अणुओं का फ्रैक्शन, गैस के समान बिहेवियर शो करने वाले द्रव अणुओं का जो मोलर अणुओं का अंश है यानी उन अणुओं की संख्या कितनी होगी, VL माइनस VS अपॉन VL होगी। तथा जो शेष बचे हुए अणु हैं जो कि दूर हैं, इन फ्री वॉल्यूम से दूर हैं अणु, उन अणुओं का अंश, उनका फ्रैक्शन कितना होगा, VS अपॉन VL होगा, क्योंकि यह ठोस की भांति व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अब आयरिंग थ्योरी में ही जो आयरिंग थ्योरी यानी आयरिंग के अनुसार जो लिक्विड हैं, आयरिंग के सिद्धांत के अनुसार लिक्विड हैं, वह रेखीय व्यास के नियम को फॉलो करते हैं। कौन से नियम को फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ लीनियर डायमीटर या रेक्टिलिनियर डायमीटर के लॉ को फॉलो करते हैं। और यह क्या नियम है, इस नियम के अनुसार इक्विलिब्रियम स्टेट में लिक्विड और वेपर का एवरेज डेंसिटी, यानी लिक्विड और वेपर की एवरेज डेंसिटी जिसको क्या कहते हैं, रो एवरेज, लिक्विड और वेपर की एवरेज डेंसिटी यानी रो एवरेज जो होती है, यह एक, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। रो एवरेज की वैल्यू मस्ट बी कांस्टेंट होनी चाहिए। परंतु अगर हम वास्तव में बात करें यानी एक्सपेरिमेंट्स की बात करें तो हमने यह क्या पाया, यह पाया कि टेम्परेचर के साथ औसत घनत्व, टेम्परेचर के साथ जो एवरेज डेंसिटी है, औसत घनत्व है, उसके मान में रेखीय कमी आती है, यानी उसके मान में कमी आती है। तो हम इसको कहते हैं, इसको इस प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं इक्वेशन के द्वारा, रो एवरेज इज इक्वल टू रो ज़ीरो माइनस अल्फा टी, जहाँ रो ज़ीरो क्या है, रो ज़ीरो और अल्फा क्या है, रो ज़ीरो एवं अल्फा एक कांस्टेंट है, रो ज़ीरो एवं अल्फा एक कांस्टेंट है जो कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो यह है रेखीय व्यास का नियम जिसे कि लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर डायमीटर कहते हैं। और इस नियम के अनुसार साम्यावस्था में द्रव एवं वाष्प का जो औसत घनत्व है यानी एवरेज डेंसिटी है, उसका मान एक स्थिरांक होना चाहिए, एक कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन वास्तव में टेम्परेचर के साथ औसत घनत्व के एक मान में रेखीय कमी आती है, जिसे हम इक्वेशन से निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, रो एवरेज इज इक्वल टू रो ज़ीरो माइनस अल्फा टी, जहाँ रो ज़ीरो और अल्फा जो है यह दोनों एक कांस्टेंट हैं। और इन कांस्टेंट्स की वैल्यू जो होती है ये किस पर डिपेंड करती है, इन कांस्टेंट्स की वैल्यू पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो आज के लेक्चर में हमने जो लिक्विड्स हैं उनकी स्ट्रक्चर की विभिन्न थ्योरीज पढ़ी। पहली थ्योरी पढ़ी हमने, लिक्विड्स जो हैं वो गैसों का एक विस्तारित रूप है। दूसरी थ्योरी पढ़ी हमने बर्नेल-स्कॉट थ्योरी, और तीसरी थ्योरी जो थी वह थी आयरिंग थ्योरी ऑफ लिक्विड्स। आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।